चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग बर्ड सावर्ट्स लॉ कर रहे थे। ठीक है, तो बर्ड सावर्ट्स लॉ में हमने बेसिकली दो ही चीज़ें अभी तक देखी है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड और एक सर्कुलर कॉइल की वजह से फील्ड। उसमें भी हमने सर्कुलर कॉइल में सेंटर पे, ठीक है, और एक्सियल पॉइंट पे फील्ड देखी थी। तो एक्सियल का रिजल्ट सब लोग याद रखना, क्या था रिजल्ट? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन दिए हुए हैं, वैसे वैसे आर रेडियस के एन टर्न्स हैं आपके पास, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तब आपकी टोटल फील्ड आएगी। ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज थोड़ा आगे पढ़ते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, चल, तो आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत फेमस है, जेई मेंस में 2 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। ट्राई करना एक बार हो जाए तो। ये आपके पास ठीक है, ऐसा स्पाइरल शेप में एक वायर को हमने टर्न कर दिया। इनर रेडियस मतलब ये आपको ए दी हुई है और ये लेंथ आपको बी दी हुई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको एन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। टोटल टर्न्स एन। क्वेश्चन है सेंटर सी पे फील्ड निकालो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। ठीक है, एक वायर ली हमने, हेलिकल ऐसा उसको टर्न कर दिया, तो अंदर की ये जो लेंथ है ये ए दी गई है, ये आपको बी दी गई है। तो क्वेश्चन है कि इनर रेडियस आउटर रेडियस बोल सकते हो। तो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सी निकालो। ठीक है, सी मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। टोटल टर्न्स आपको एन दिए गए। ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करना, मैं बता रहा हूं कैसे करना। चलो देखो, तो सबको दिख रहा है कि सर अलग अलग रेडियस के हमको वो दिख रहे हैं, कॉइल्स दिख रहे हैं। कॉइल्स ही तो हैं ये, अलग अलग रेडियस के, है ना। किसी की रेडियस ए, किसी की रेडियस बी, अलग अलग रेडियस के। ठीक है, करंट करंट कैसा दौड़ रहा है ऐसा, अब वो बना लेना अपने से। ठीक है, आई करंट दौड़ रहा है। ठीक, अच्छा, तो अगर सब टर्न्स अलग अलग रेडियस के हैं तो क्या मैं किसी एक की वजह से निकाल दूं, है ना। एक एलिमेंट लेके उसकी वजह से फील्ड निकाल दूं, उसको इंटीग्रेट मार दूं, क्या पूरे की वजह से आ जाएगी? बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, जब मैं एक एलिमेंट लूंगा, मतलब सेंटर से मान लो x दूरी पे एक मैंने एलिमेंट लिया, ये ब्लू से मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो जब सेंटर से x दूरी पे आपने ये लिया, क्या उसका कुछ थिकनेस भी लेना पड़ेगा? सपोज उसकी थिकनेस हमने ली dx, ये जो एलिमेंटल हमने रिंग ली है, इसकी रेडियस x ले ली और थिकनेस कितनी ली आपकी? dx। अब मेरा एक सवाल है, क्या इतनी थिकनेस में, dx थिकनेस में कुछ टर्न्स होंगे आपके? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये लगातार ऐसा स्पाइरल शेप में है ना। तो जब आपने x दूरी पे एक रिंग ली जिसकी थिकनेस dx है, क्या उस dx थिकनेस में कुछ टर्न्स भी होंगे आपके? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि किसी एक कॉइल की वजह से सेंटर पे फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r, पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स n गिवन है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? तो फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब म्यू नॉट एन आई बाय 2r। ये है, मैं पढ़ चुका हूं लास्ट क्लास में, है ना। तो जब आप x रेडियस की ये रिंग लेंगे जिसकी थिकनेस dx है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस dx थिकनेस में भी कुछ आपकी वो आएंगी, रिंग्स आएंगी। मतलब ये सारी रिंग्स जो हैं इन सब की थिकनेस क्या होगी? x थिकनेस होगी इन सब की। समझ रहे हो? तो कितने टर्न्स होंगे इस छोटे से एलिमेंटल इसमें, बोलो। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx थिकनेस, बोलो कितने टर्न्स होंगे? यूनिटरी मेथड लगा दें। टोटल b माइनस ए में, क्योंकि ये b है ये a है, तो b माइनस ए मतलब ये b माइनस ए में टोटल कितने टर्न्स है? n। टोटल b माइनस ए लेंथ में कितने टर्न्स है? n। तो मुझे चाहिए dx थिकनेस में, तो कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से? n अपॉन b माइनस a इंटू dx, दैट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस dx थिकनेस। समझ में आ गया? तो पहली चीज तो मैंने क्या की, x रेडियस की एक रिंग ली जिसकी थिकनेस dx है, तो मैंने ऑब्जर्व किया इस dx थिकनेस में भी कुछ टर्न्स आएंगे आपके। कितने टर्न्स आएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो गिवन है अपॉन b माइनस ए इंटू dx। कैसे किया? क्योंकि b माइनस ए लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, इसमें टोटल n टर्न्स आपको दिए गए हैं, तो dx में कितने हो जाएंगे?
ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड, n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक, अच्छा तो मेरे पास मतलब क्या होगी, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसकी रेडियस r है, मतलब r रेडियस के इतने टर्न्स है मेरे पास, समझ पा रहे हो? क्योंकि x रेडियस की आपने एक रिंग ली जिसकी थिकनेस dx है, उस dx थिकनेस में कितने टर्न्स है, इतने टर्न्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं वो सारे के सारे रिंग्स की रेडियस लगभग आपकी x ही होगी, है ना? तो उन सबकी वजह से c पे फील्ड कितनी आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल रिंग्स ऑफ रेडियस x एट c, समझ में आ रहा है? क्योंकि सारी की सारी रिंग्स कितनी रेडियस की आप मान सकते हैं, x रेडियस, क्योंकि सब इस छोटी सी थिकनेस dx में ही है, तो सबकी रेडियस लगभग आप कितनी कंसीडर कर सकते हैं, x, है ना? तो इन सब की वजह से c पे फील्ड, क्या c सेंटर है, तो c पे फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r रेडियस दैट इज x इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एक टर्न नहीं है, बहुत सारे टर्न्स है, कितने, तो कितना हो गया ये n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो ये क्या आई आपकी टोटल फील्ड इन सारी रिंग्स की वजह से सी पे, जिनकी रेडियस कितनी है x, पर मुझे तो पूरे की वजह से चाहिए। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, क्या इसका इंटीग्रेशन, सो म्यू नॉट एन आई बाय ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए डी एक्स बाय एक्स। वेरिएबल कौन दिख रहा है, x, तो लिमिट x की, x आपने क्या माना था, आपकी एलिमेंटल रिंग की रेडियस, क्या वो यहां से पूरे तक जाएगी, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, फ्रॉम a टू b। सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन आई बाय ट्वाइस ऑफ b माइनस a dx बाय x विच इज ln x, लिमिट डालने के बाद ln b बाय। सो दिस इज द फाइनल आंसर। So magnetic field at C will be given by mu naught Ni upon twice of B minus A ln B upon A, where B is outer radius, मतलब ये वाली लेंथ सेंटर से, और A ये वाली लेंथ। समझ में आ रहा है सबको? क्या किया समझ में आ रहा है? एक वायर थी आपके पास, उसको आपने ऐसे स्पाइरल शेप में आपने उसको बना दिया, ठीक है, जिसकी अंदर की ये जो लेंथ है ये A है और आउटर जो है ये B है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको n दिए गए। तो क्वेश्चन था कि C पॉइंट पे बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो एकदम सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि सब में से आई करंट दौड़ रहा है, तो अगर मैं एक छोटी सी रिंग मान के उसकी वजह से फील्ड निकाल दूं, उसको इंटीग्रेट मार दूं, तो पूरे की वजह से फील्ड आ जाएगी, है ना? पर मुझे एक चीज दिखाई थी इसमें, जब आप x रेडियस की एक रिंग मानोगे जिसकी थिकनेस dx होगी, तो इस dx थिकनेस में भी तो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे आपके, क्योंकि ऐसी है ना ये, तो जब आप dx थिकनेस लोगे तो उसमें भी तो कुछ टर्न्स आएंगे। कितने टर्न्स आएंगे यूनिटरी मेथड से, टोटल b माइनस ए लेंथ में कैपिटल n टर्न्स है, तो उस dx में कितने होंगे, n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो सारी dx थिकनेस वाली ये जो रिंग्स है, सब की रेडियस कितनी है, x, क्योंकि dx बहुत छोटी है ना, तो इन सारी रिंग्स की रेडियस मैं कितनी कंसीडर कर सकता हूं, x। तो मैंने फिर क्या सोचा कि इन सारी रिंग्स की वजह से सी पे फील्ड, वो तो मैं निकाल ही सकता हूं, कितनी होती है सेंटर पे फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2r, पर कितने हैं, n टर्न्स हैं आपके, तो कितने हो जाएंगे, म्यू नॉट आई बाय 2r, r इन रिंग्स की रेडियस वो x, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, वो आ गया था n अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स। ये किसका आया, ये x रेडियस की जो सारी रिंग्स थी इसकी वजह से फील्ड, पर मुझे तो पूरे की वजह से चाहिए, तो पूरे की वजह से उसका इंटीग्रेशन, x की लिमिट फ्रॉम a टू b, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन जेई मेंस 19, जेई मेंस 17 या 16 दोनों बार पूछा जा चुका, सेम क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे, मुश्किल कुछ नहीं है, सब सोचना है आपको, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज ध्यान देना, आपको रिजल्ट याद करना है, कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, वो चीज मैं आपको एम्पियर्स लॉ से भी प्रूव करूंगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड हम दो तरीके से प्रूव करेंगे, एक आपका बॉयड-सैवर्ट्स लॉ से जो अभी तक हम करते आए हैं, और दूसरा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ से। सिमिलरली स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कितनी आई थी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, याद है? यही सेम हम प्रूव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से, जो आज पढ़ेंगे। क्या होता है आज देखेंगे, सोलेनोइड खत्म होने के बाद सीधा स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, बस मैग्नेटिक फील्ड इतना ही था। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक फोर्स, मतलब फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमने नोटिस किया था कि कोई भी चार्ज अगर आपका मूविंग है, ठीक है, और कोई मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। फिर अगले 2-3 लेक्चर हम फोर्स पे करेंगे, फिर फील्ड फोर्स खत्म, फिर ऑलमोस्ट चैप्टर 70 to 80% कंप्लीट, और एडवांस के लिए तो पूरा, क्योंकि इसके बाद का जो सेक्शन है
मैग्नेट्स और आपके प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सिर्फ नीट और मेंस में है, एडवांस में पोर्शन नहीं है। ठीक है, मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं और जो आपके अर्थ मैग्नेटिज्म है, प्लान में मैंने लिखा होगा, ठीक है, वो एडवांस में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस का पार्ट है। मतलब एडवांस में बहुत ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, पर हाँ क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो तीसरी, क्योंकि हम अभी तक दो ही फील्ड पढ़े हैं, एक सर्कुलर कॉइल और एक स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। एक सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा फील लेना क्या होता है सोलेनोइड। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर पता है ना सबको, उस सिलेंडर पे हमने वायर को ऐसा लपेट दिया, ऐसा, ठीक है, ये होता है आपका सोलेनोइड। ठीक है, एक सिलेंडर हमने लिया, देखो ये ऐसा सिलेंडर लिया, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एक वायर को रैप करते हैं ऐसा, ठीक है, वो आपका एक सोलेनोइड होता है। मतलब कैसा, बोर्ड पे आप देखो कैसा बनेगा, थोड़ा समझना कि क्या बना दिया है सर ने। पीछे से आ रहा है वो, बोर्ड पे नहीं बन रहा है, पर वो पीछे से आ रही है ऐसे, समझ पा रहे हो। और अब ये जब पीछे से आएगी तो ये पूरी ऐसे, ठीक है, तो ये करंट ऐसा दौड़ रहा है। ठीक है, खूबसूरत डायग्राम बनाया मैंने आज, तो अच्छे से देख के खुद से बना लेना डायग्राम। क्या है वो समझ में आ रहा है सबको, क्या होता है सोलेनोइड। एक सिलेंडर के ऊपर आपने ऐसे वायर को लपेट दिया, ये आपका एक सिलेंडर होता है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, एक सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर पता है ना, आर रेडियस का, एल लेंथ मान लो, मतलब ये लेंथ आपकी एल है, ये लेंथ आपकी एल है, और ये आपकी आर, ये डायमेंशंस दी हुई है सिलेंडर की। ठीक है, इसके ऊपर आपने ऐसे वायर्स को लपेट दिया, करंट कैसा जा रहा है मैंने बोर्ड पे बनाया है, समझ पा रहे हो। देखो ये ऐसा पीछे वायर है, तो पीछे ऐसा करंट जा रहा है, फिर ऐसा आगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा पीछे से फिर से जा रहा है, और फिर ऐसा आगे, फिर पीछे से जा रहा है, फिर ऐसा आगे, फिर पीछे से, फिर ऐसा आगे, फिर पीछे से, फिर ऐसा आगे। अब बोर्ड पे तो ऐसा ही बनेगा, समझ पा रहे हो, मतलब ऐसा पीछे भी है आपका। ठीक, इसको एक तरीके से और समझ लो, देखो यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां से करंट आपका अंदर जा रहा है, तो जब ऐसा काटोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, एकदम सिंप्लीफाइड व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। उस पर ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है, मतलब जब आप इस सिलेंडर को ऐसा काटोगे, पीछे भी वायर्स है ना आपकी, तो जब ऐसा काटोगे तो आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। एचसीवी वगैरह में ऐसा ही बनाया है उन्होंने। तो कैसे बनाया हुआ है, ये हमारा डॉट और ये क्रॉस, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है आपका, मतलब एक्चुअल में ऐसा है, क्रॉस सेक्शनल व्यू हुआ है। अब ये डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है, ये जो डॉट है ये क्या बता रही है कि करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, देखो करंट यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, और यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए क्रॉस बनाया, और कुछ मतलब नहीं है उसका। ठीक है, डायमेंशंस क्या है, ये आपकी एल है और ये रेडियस आपकी आर है। ठीक है, वहां से समझना, वहां से समझ लो। तो बेसिकली जब हम एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर ऐसा वायर्स को रैप करते हैं तो ये आपका क्या होता है, एक सोलेनोइड होता है। अब इसकी वजह से हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी अंदर के पी पॉइंट पे, और उसमें भी हम तीन केसेस पढ़ेंगे, फाइनाइट सोलेनोइड के केस में फील्ड, इनफाइनाइट सोलेनोइड के केस में फील्ड, और सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड के केस में फील्ड। ठीक है, और मेनली चाहे वो मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, आपको डायरेक्ट रिजल्ट काम में आएंगे, पर डेरिवेशन भी समझो, और यही डेरिवेशन हम एम्पियर सर्किट लॉ से देखना, 2 लाइन में सोल्व करेंगे एकदम आसानी से। ठीक है, वहां पे और फील आ जाएगी कि हाँ रिजल्ट कैसे आया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो चीजें यूज होने वाली हैं इस सोलेनोइड के इसमें टॉपिक में। सबसे पहले कैपिटल एन, वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और उससे ज्यादा जो यूज होगा दैट इज स्मॉल एन।
ठीक है, हर बुक में यही यूज किया, आपको भी ऐसे याद करना है और हम भी इसी फॉर्म में रिजल्ट निकालेंगे, स्मॉल एन की फॉर्म में। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली स्मॉल एन देता है वो, तो आपको स्मॉल एन की टर्म में ही रिजल्ट याद करने हैं। सीधा एक छोटा सा रिजल्ट आएगा, कितना करंट दौड़ रहा है आपका हर टर्न से, आई करंट दौड़ रहा है। ठीक है, तो स्मॉल एन इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर क्वेश्चन में स्मॉल एन नहीं दिया है तो आपको वो निकालना पड़ेगा। मान लो सोलेनोइड की लेंथ उसने 1 मीटर दे दी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 दे दिए, तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा? 500/1। ठीक है, तो 500 टर्न्स पर मीटर, ऐसा यूनिट में। ठीक है, कर लोगे ना ये सब, क्योंकि हम रिजल्ट इसी फॉर्म में निकालेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल एन था क्या। ठीक है, अच्छा चलो अब ध्यान से आगे देखो। अब हम कैसे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मतलब फील्ड। सपोज ये हमारा पी पॉइंट है और ये फाइनाइट सोलेनोइड है, इसके बाद इनफाइनाइट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर हमको फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहली चीज, फील्ड होगी कहां और कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा फील लो। थोड़ा आवाज ज्यादा हो रही है, हाँ, तो वो थोड़ा फील लो कि ये फील्ड निकालेंगे कैसे। अब ध्यान से समझना, क्या मैं बोल सकता हूं ये ऐसे ऐसे रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया था, ऐसी ये वायर ही तो रैप की गई है उसके ऊपर, है ना, और बहुत क्लोजली रैप की गई है, बोर्ड पे वैसी बनाई है, बहुत क्लोजली रैप की गई है। तब आधे आधे लोग दिमाग में आएगा कि सर बहुत क्लोजली रैप की गई तो करंट ऐसा नहीं चला जाएगा, ऐसा। ठीक है, नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब हमने जो कंडीशन ली है उसमें मेंशन है कि ये जो वायर्स है ये इंसुलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी कि दीज वायर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। भले ही ये बहुत पास पास है एक दूसरे के, है ना, अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे को टच कर रही हैं सारे के सारे टर्न्स। ठीक है, ये ध्यान देना, मतलब टर्न्स आर ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर, उसके बावजूद आपका करंट नहीं जाएगा, बिकॉज इंसुलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल है, अब ध्यान से सुनना। क्या जब इस पूरे सोलेनोइड की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालोगे, पी यहां हो यहां हो यहां हो कहीं भी हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये ऐसे ऐसे रिंग्स का कॉम्बिनेशन है जिनकी रेडियस, चलो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, हाँ, कहां पे थे हम लोग, हाँ। तो मान लो अगर हमें अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस पे फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या ये जो है टर्न्स जो हमने ऐसा लपेटा वायर को, तो क्या ये बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल, जिनकी रेडियस कितनी है? आर। और रिंग की वजह से क्या ये पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट बनेगा? पर एक दिक्कत है उसमें कि सर हर रिंग की दूरी तो अलग अलग होगी, पी पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग होगा सेंटर से, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, रिंग से पॉइंट का डिस्टेंस, रिंग के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। चलो ये समझ में आ गया कि ये बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, पर हर एक रिंग का डिस्टेंस पी पॉइंट से अलग होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। तो फिर यहां से ये चीज भी दिमाग में आती है कि सर सब रिंग का अलग अलग डिस्टेंस होगा अगर इस पी पॉइंट से, तो क्या एक की वजह से निकाल के इसको इंटीग्रेट मार दें लिमिट्स के साथ, क्योंकि मुझे लेंथ तो पता ही है, ये रिंग कहां से कहां तक जाएगी ये मुझे पता है, तो अगर मैं इंटीग्रेट मार दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल वही करना है। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं सोलेनोइड में कि किसी भी अंदर के पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो क्या है वो रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। तो एक रिंग की वजह से मैं एक रिंग पकड़ूंगा इस पी पॉइंट से कुछ एक्स दूरी पे, उस रिंग की वजह से मैं इस पी पॉइंट पे फील्ड निकाल लूंगा, उसको इंटीग्रेट मार दूंगा, नेट फील्ड आ जाएगी। बिल्कुल, बस वही करना ही है हमको, एकदम आसान। तो देखो, तो इस पी पॉइंट से मान लो एक्स दूरी पे मैंने ये एक रिंग ली। अब देखो बोर्ड पे ऐसी रिंग है, ठीक है, मतलब ऐसे, ये मैंने यहां पे एक रिंग ली है ऐसे, समझ पा रहे हो, जिसकी थिकनेस भी है कुछ ऑब्वियसली। तो ये x दूरी पे मैंने एक रिंग ली जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। ये रिंग है आपकी, बोर्ड पे मैंने एकदम आसानी से समझाने के लिए ऐसा बनाया है कैसा एक्चुअल में? ये ऐसा, जिसकी कुछ थिकनेस भी है आपकी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो P पॉइंट से x दूरी पे मैंने एक रिंग ली जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। सो दिस इज बेसिकली एलिमेंटल रिंग। ठीक, अच्छा, अब मुझे फिर से एक चीज दिमाग में आई कि सर ये जो dx थिकनेस आपने ली, क्या इसके अंदर भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था? बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्लोजली एक दूसरे से टच कर रहे हैं ना टर्न्स, तो जब आप इस dx थिकनेस को देखोगे इसके अंदर भी तो कुछ टर्न्स होंगे, है ना? कितने टर्न्स होंगे? क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx थिकनेस
इस dx थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे आपके? यूनिटरी मेथड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू dx। समझ में आ रहा है? एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है आपके? n, तो dx में कितने होंगे? n इंटू dx। यहां तक समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमको क्या करना है, एक सोलेनोइड की वजह से अंदर के किसी p पॉइंट पे फील्ड निकालना है। वो सोलेनोइड फाइनाइट भी हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट भी, इनफाइनाइट भी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इनफाइनाइट पे आपको मिलेंगे, पर हमको फाइनाइट का भी रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जब मैंने इस सॉलिड मतलब इस सिलेंडर के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर मैंने जब वायर को रैप किया है ना, तो मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि ये जो है ये रिंग्स का कॉम्बिनेशन हो गया आपका, जिनकी रेडियस r है। ठीक, और एक रिंग की वजह से फील्ड तो मुझे निकालनी आती है, क्योंकि ये p पॉइंट एक्सियल पॉइंट बनेगा आपका। ठीक है, चलो वहां तक समझ में आ गया। पर वहां पे फिर एक दिक्कत मुझे समझ में आई कि हर एक रिंग का डिस्टेंस तो अलग अलग होगा। तब मेरे दिमाग में आया, हाँ, क्यों ना मैं एक की वजह से निकाल दूं, इसको इंटीग्रेट मार दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, p से x दूरी पे एक रिंग ली जिसकी थिकनेस भी dx है। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इस dx थिकनेस में भी कुछ टर्न्स होंगे आपके, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आज चैप्टर उसके लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। तो इस dx थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे? एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है आपके? स्मॉल n, क्वेश्चन में दिया गया स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो dx में कितने होंगे? n इंटू dx। सिंपल। अरे आया? अच्छा, ये एक्चुअल में है कैसा? ये ऐसा है आपका। ठीक है, बोर्ड पे वैसा बनाया मैंने अच्छे से समझाने के लिए। अच्छा, अब मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड एट p पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग इज कितनी होगी? बोलो, मतलब इज इक्वल टू, बोलो। क्या इस एलिमेंटल रिंग का ये एक्सियल पॉइंट है? बिल्कुल। और एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है? बोलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। रेडियस, क्या रेडियस तो आर ही होगी? बिल्कुल। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन थोड़ा डरावना है इसका, पर रिजल्ट एकदम आसान आएगा फाइनली। इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो एक की वजह से आई ना, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस डीएक्स में कितने टर्न्स है? समझ रहे हो? मतलब आप क्या मान सकते हो कि ऐसी ऐसी कितनी रिंग्स हैं जिनकी रेडियस x है आपकी, ऐसे ऐसे कितने टर्न्स है जिसकी रेडियस x है आपकी, तो कितने टर्न्स है? n इंटू dx, तो इंटू n इंटू dx। क्योंकि बेसिकली जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके पास है तो फील्ड होती है म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। n कितना है? स्मॉल n इंटू dx। यहां तक समझ में आ गया? चल, अब क्या करो, मुझे तो पूरे की वजह से चाहिए, तो पूरे की वजह से फील्ड, क्या उसका इंटीग्रेशन, तो यहां तक नोट कर लेना। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 स्मॉल n इंटू dx। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, बहुत बुक में रिजल्ट थोड़ा सा अलग दिया, हम थोड़ा सा अलग निकालेंगे। ठीक है, पर आपको जो मैं निकाल रहा हूं हमेशा उसी से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, देखो अब ध्यान से। तो ये लाइन दिख रही है सबको, एक्सिस वाली, एक्सिस है ना ये सिलेंडर का। ठीक है, अच्छा, तो ये लाइन मान लो ये जो एलिमेंट है हमारा, ठीक, ये एलिमेंटल रिंग ये एंगल बना रही है थीटा इस लाइन के साथ, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा। दिख रहा है सबको? अब मुझे बताओ, ये एलिमेंट जो है हमारा जब पूरे सोलेनोइड को कवर करेगा कहां से कहां तक जाएगा? क्या यहां से लेके यहां तक? ठीक, तो जब एकदम राइट में होगा तब सपोज वो एंगल बना रहा है θ1। ठीक है, थीटा भी मैंने क्या माना है? थीटा इज बेसिकली द एंगल मेड बाय द एलिमेंट विद दिस लाइन, ये लाइन के साथ। ठीक है, तो जब ये एलिमेंट यहां पे होगा तब मान लो कितना एंगल बना रहा है? θ1। और जब ये एलिमेंट वहां पे जाएगा, उस एंड पे भी जाएगा, तब मान लो कितना एंगल बना रहा है आपका? θ2। अब वो θ2 क्या होगा? अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इस लाइन के साथ एंगल ले रहा हूं, तो θ2 ये पूरा एंगल होगा आपका। दिस विल बी योर θ2। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं अलग से बना देता हूं। ये आपका एलिमेंटल रिंग, ये आपका P पॉइंट, और ये लाइन के साथ ये एलिमेंट जो आपने लिया ये एंगल बना रहा है थीटा, ये डी थीटा। कोई समस्या? अब जब ये यहां पे जाएगा एकदम एंड पे, ये तो ये एंगल बनेगा आपका θ1, इसी लाइन के साथ ले रहे हैं हम हमेशा। और जब इस एंड पे जाएगा, है ना, एलिमेंट ऐसा जाएगा ना इस एंड पे,
तब इस लाइन के साथ ये टोटल एंगल बनेगा θ2। समझ में आ रहा है? θ1 θ2 क्या है? θ1 θ2 एंड लिमिट्स हैं आपकी, मतलब जब एंड पे जाएगा तब कितना एंगल बनेगा, और किस लाइन से मेजर कर रहा है? ये वाली लाइन। ठीक है, एक बार रिजल्ट आने दो, फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से कि क्या आया रिजल्ट में। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से। क्या ये r है, क्या ये x है, क्या ये θ है? मतलब ये θ, ये r, ये x। बोलो tan θ दैट विल बी r बाय x। तो x कितना हो गया आपका? r cot θ। थोड़ा ध्यान से समझना, और मेडिकल वाले लोग नहीं भी समझेंगे, सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उनके में रिजल्ट पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, सो dx बाय dθ दैट विल बी r cot θ का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो dx यहां से कितना आ गया आपका? माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे आता है इतना? अच्छा, डालो अब इसमें। सो कितना हो गया? म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, स्मॉल एन कांस्टेंट, नीचे का 2 कांस्टेंट, अंदर इंटीग्रेशन dx की वैल्यू कितनी आ गई थीटा की टर्म में? माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्योंकि फाइनली क्या होगा? फाइनली मुझे थीटा की टर्म में आंसर आना चाहिए, रिजल्ट, क्योंकि मुझे थीटा की लिमिट क्वेश्चन में दी होगी। समझ रहे हो? डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? देखो यहां से, आर स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, उसकी पावर कितनी? 3/2। अब ध्यान से देखो, रिजल्ट आने वाला है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2, और आर बाहर ले लो तो ये आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, माइनस भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब आर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, तो ये हो जाएगा आर कोसेक थीटा का क्यूब। और आर कोसेक थीटा का क्यूब क्या होता है? आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा। अरे इतना यहां से ये कर लोगे ना? हाँ, तो आर क्यूब से आर क्यूब मर गया, कितना आया? माइनस म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा से गया, क्या बचा? 1 बाय कोसेक थीटा, और 1 बाय कोसेक थीटा सबको पता है, दैट इज साइन थीटा। और थीटा की लिमिट बोलो, थीटा की लिमिट जब एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा तो θ1 से θ2। ठीक है, θ1 कब? ध्यान से सुनना, अब लिमिट डालने में गलती होगी आधे लोगों से। θ1 मतलब जब एलिमेंट इस एंड पे होगा, ये राइट एंड पे, तब जो एंगल इस लाइन के साथ बनेगा, ये जो मैंने एक्सिस बनाया है, ठीक है, तब वो एंगल मैंने θ1 कंसीडर किया। और जब आपका एलिमेंट यहां पे होगा एकदम इस एंड पे, तब जो इसी लाइन के साथ एंगल बनाएगा दैट इज योर ये बड़ा सा θ2, मतलब ऑब्ट्यूज जो दिख रहा है आपको। ठीक है, फाइनली अब आंसर आ गया। चलो अब आंसर कितना आया बोलो। सो B comes out to be total magnetic field at P that comes out to be minus mu naught Ni by 2। बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अरे बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, पता है ना? माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2, ये माइनस साइन भी बाहर ले लो तो माइनस माइनस प्लस, सो म्यू नॉट Ni by 2 इंटू cos θ2 माइनस cos θ1, क्योंकि लोअर लिमिट के साथ माइनस आता है। ये है आपका फाइनल रिजल्ट जो आपको याद रखना है। सो बीपी मैग्नेटिक फील्ड एट पी किधर आएगी वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, कितनी आएगी वो समझो। सो बीपी इज म्यू नॉट Ni by 2 cos θ2 माइनस cos θ1। आधे लोगों के प्राण उड़ गए होंगे इतने में। ठीक है, वो सोच रहे होंगे बाप रे क्या हो रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में यही एक खासियत है, अगर आप थोड़ा सा भी परेशान होगे, थोड़ा सा भी चीजें समझना छोड़ोगे, पूरा चैप्टर गायब होने वाला है। ठीक है, पर हाँ फिर से मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, नीट मेंस के लिए एकदम आसान आएगा, सीधे सीधे फॉर्मूले पे सवाल, उससे बाहर क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता, पर एडवांस कुछ भी पूछ सकता है। और मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल जा रही है तो उसको बार बार समझो, बार बार नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो। ठीक है, जैसे सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ये सर कैसे डिराइव करती, तो इसमें आपको इमेजिनेशन चाहिए कि सोलेनोइड है क्या आपका। तो सोलेनोइड क्या है आपका? बेसिकली एक सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने वायर को क्लोजली ऐसा रैप किया है, हर टर्न को लगभग हर टर्न एक दूसरे से आपका क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे वायर्स का कॉम्बिनेशन है जिनकी रेडियस कितनी है? r, और ये टोटल लेंथ सोलेनोइड की कितनी है? l। ये लेंथ इनफाइनाइट भी हो सकती है जब हम इनफाइनाइट सोलेनोइड पढ़ेंगे, पर अभी फाइनाइट सोलेनोइड पढ़ रहे हैं।
समझ पा रहे हो यहां तक? अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये फील्ड कैसे निकाली जा सकती है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये रिंग्स का कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है, जिनका पी से डिस्टेंस अलग अलग है। तो मैंने एक की वजह से निकाला, उसको इंटीग्रेट मारा, मेरा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? अब वो कैसे मारा, कैसे किया, वो समझो, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने बनाया, वो समझ में आ रहा है। डॉट क्रॉस क्या बता रहा है? डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है, और क्रॉस मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है। वो नहीं भी समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप यहीं से समझ लो, क्या फर्क पड़ता है। इस पी पॉइंट से क्या करना है आपको? एक्स दूरी पे एक एलिमेंट चाहिए जिसकी थिकनेस कितनी, dx। समझ पा रहे हो? ये आपने एक्स दूरी पे एक एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस कितनी है आपकी, dx थिकनेस है। अब बोर्ड पे तो ऐसा ही बनेगा, देखो अब बोर्ड पे आपका इतना अच्छा नहीं बन सकता। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है कि जब मैंने dx थिकनेस ली तो उसमें भी कुछ टर्न्स होंगे, है ना। तो मतलब ये सारी की सारी रिंग्स जो है वो x रेडियस की मैं कंसिडर कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। तो क्योंकि dx बहुत छोटा है ना, तो ये सारी सारी रिंग्स जो dx में आएंगी, इन सब की रेडियस में कितनी मान सकता हूँ, लगभग x। तो कितनी रिंग्स आएंगी इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, वो आया था n इंटू dx। तो टोटल फील्ड p पे कितनी हो गई थी, सबकी वजह से म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दिया है, एक ही रिंग है तब n की जरूरत नहीं है, पर इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे ना इसमें, है ना। तो कितने, म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर विच इज आर, ऑब्वियस सी बात है, अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, वो हमने x ही लिया, की पावर 3/2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n dx। अब मैंने आगे क्या किया, इसको मैंने, आधे बोलेंगे सर x की फॉर्म में क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि आपको x नहीं दिया होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया होता है ये एंगल कितना बन रहा है आपका, तो इसलिए x को थीटा में चेंज किया। अब कैसे किया, वो तो सिंपल है। ये मैंने मान लिया कि ये जो पी पॉइंट है, मतलब जहां पे फील्ड चाहिए, ठीक है, यहां से जब मैंने एलिमेंट पे एंगल बनाया तो ये थीटा, और एंगल किसके साथ ले रहा हूं, इस एक्सिस के साथ, ठीक है। और इस डायरेक्शन में, इस उधर वाली में नहीं, इधर वाली में नहीं, इस डायरेक्शन में, राइट वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो जब ये एलिमेंट राइट एंड पे जाएगा तब कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1, लेफ्ट एंड पे जाएगा तब कितना बना रहा है, थीटा 2। तो बेसिकली मेरी लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 आएगी, ठीक है। और थीटा 1 थीटा 2 ध्यान से सुनना, इधर देखो, ये एक्सिस हमारा, ये राइट साइड है, तो जब लेफ्ट एंड पे होगा तो ये थीटा 1, और जब राइट एंड, सॉरी, जब राइट एंड पे होगा तब ये एंगल थीटा 1, कौन सा एंगल, इस एक्सिस के साथ थीटा 1। और जब लेफ्ट एंड पे जाएगा, मान लो यहां कहीं, तभी भी इसी के साथ एंगल थीटा 2 है आपका। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों एंगल मैंने एक ही सेंस में लिए हैं। जैसे उसमें याद करो परपेंडिकुलर वाले में, वायर वाले में, उसमें हम दोनों एंगल अलग अलग साइड लेते हैं, पर इसमें जो थीटा 1 थीटा 2 लिए हैं वो दोनों एक ही साइड लिए हैं। देखो ना, इस लाइन से ये एंगल है थीटा 1 और यही एंगल है थीटा 2, मतलब इसी साइड, एंटी क्लॉकवाइज साइड। इस एंगल से एंटी क्लॉकवाइज चलो तो पहले थीटा 1 मिलेगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको थीटा 2 मिलेगा, दोनों एंगल सेम साइड पे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका, म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बस आपको डायग्राम देख के थीटा 1 थीटा 2 लिखना आना चाहिए, बस वैल्यू डालो, सब फील्ड मिल जाएंगी, चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे वो सेमी इनफाइनाइट हो, चाहे वो फाइनाइट हो। सिंपल, मुश्किल नहीं है, सीधे क्वेश्चन आपको रिजल्ट पे पूछेगा। पर हाँ, डेरिवेशन भी समझो, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, वो अजीब सी लगती है पर मुश्किल है नहीं, ठीक है, कर लोगे। कोई समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछना। क्या किया है, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का रिजल्ट निकाला, ये एक्स और थीटा में रिलेशन, dx को d थीटा में डाल दिया यहां पे, क्योंकि dx, मुझे x की लिमिट नहीं पता है, मुझे थीटा की लिमिट पता है, तो dx को d थीटा में डाल दिया, थोड़ा इंटीग्रेट मारा, थीटा की लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 क्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सिस से जब एलिमेंट आप एकदम राइट एंड पे लोगे तब जो एंगल बन रहा है, और किस एक्सिस, ये वाली लाइन से मेजर होगा, तो ये एंगल थीटा 1। और जब आपका एलिमेंट एकदम लेफ्ट एंड पे जाएगा उधर, तो इसी लाइन के साथ ये एंगल टोटल थीटा 2, ये लिमिट है आपकी, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम से और क्लियरली बताऊंगा, देखो आप ध्यान से। जनरली आपका ये जो फाइनल रिजल्ट आया है ये बहुत बहुत कम यूज होता है, मतलब फाइनाइट सोलेनोइड के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो आइडियल सोलेनोइड के मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट सोलेनोइड, ठीक है। तो जनरल रिजल्ट क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड एट पी दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 1 थीटा 2 क्या है वो समझो, और स्मॉल एन क्या है वो समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, ठीक है। और आई करंट जो जा रहा है आपका हर एक टर्न से, 2 तो 2 है ही, म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब बात करें अगर हम इनफाइनाइट सोलेनोइड की, और जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ ना बोले आपको सोलेनोइड हमेशा इनफाइनाइट लेना, मतलब इनफाइनाइट का आपको रिजल्ट निकालना है, इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो ये है आपका इनफाइनाइट सोलेनोइड,
ये था आपका पी पॉइंट, ठीक। ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, वो मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। पी पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, तो देखो, तो ये एक्सिस आपका। अब मुझे एक चीज बताओ, उस एंड पे, मतलब यहां पे जब वो एंड पे आप देखोगे ये ऐसा ऐसा, तो यहां पे लगभग कितना एंगल बनेगा, ये इनफाइनाइट है ना उधर, ठीक है, क्योंकि यही एंगल तो हम थीटा 1 लेते हैं, है ना। और थीटा 2 कौन सा एंगल लेते हैं, ये जब उधर बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल सेम सेंस में दोनों लेने हैं। तो बोलो, अगर ये इनफाइनाइट है उस एंड पे भी इस एंड पे भी, तो थीटा 1 बोलो कितना होगा, थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, अरे होगा। थीटा 2 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री होगा। कर लोगे सोल्व, पक्का। अरे आया, तो कितना रिजल्ट आया आपका, क्या आया था, हाँ उसमें डालो। सो बीपी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस थीटा 2 which is cos 180 minus 1 minus cos theta 1 which is cos 0 1. So this comes out to be minus mu naught ni. So BP magnetic field at P minus mu naught ni. ठीक है, और आपको मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ साइन वाइन से कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल एक इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी स्मॉल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई टोटल जो करंट आपका एक टर्न से फ्लो कर रहा है, एक टर्न से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक फाइनाइट के लिए कितना रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और इनफाइनाइट के लिए कितना आ रहा है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो। अच्छा, कोई बता सकते हैं माइनस साइन का फर्क क्यों आया, ठीक है, मतलब ये प्लस क्यों नहीं आया, माइनस साइन आ गया यहाँ पे। वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। म्यू नॉट एन आई माइनस साइन के साथ, क्या ये माइनस साइन जो है वो कुछ गलती से आया है या हमने सही किया है, मतलब माइनस साइन आएगा या आएगा, ये थोड़ा सोचना, ठीक है। मैं बताता हूं आपको ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बेसिकली जो हमारी लिमिट आती है वो हमने उल्टी ली है। हमने ली है लिमिट जब एलिमेंट यहां से होगा वहां से लेके यहां तक, जब फाइनल मैंने रिजल्ट निकाला था कितना आया था बीपी आपका, बीपी आया था म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा, वो माइनस माइनस प्लस हो गया था, वो बन गया था आपका कॉस थीटा। और थीटा की लिमिट मैंने कहां से कहां ली थी बोलो, यहां से यहां तक, मतलब ये थीटा 1 ये थीटा 2। पर जनरली जो लिमिट रहती है वो इस साइड से उस साइड आपकी रहती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, हमने राइट से लेफ्ट ली थी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, उससे कोई वैसे ज्यादा वो भी नहीं है, पर करना है चेंज तो कर लेना रिजल्ट, कि अगर मैंने राइट एंड पे थीटा 1 माना है, लेफ्ट एंड पे थीटा 2 माना है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये थीटा 2 ले लो और ये वाला एंगल थीटा 1 ले लो, ठीक है। थीटा 1 लेफ्ट एंड पे एंगल, थीटा 2 राइट एंड पे एंगल, तब लिमिट हमने जो लिखी थी वो सही थी, थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि जनरली जो बुक्स में रहती है वो लिमिट इस एंड से उस एंड तक रहेगी आपकी, पर हमने ली थी इस एंड से उस एंड तक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट यही आएगा। पर हाँ, थीटा 2 क्या है, इसको थोड़ा चेंज कर ही लो अगर कंफ्यूजन हो रही है। तो थीटा 2 क्या है आपका, थीटा 2 है राइट एंड पे जब होगा तब जो एंगल बनेगा, एंगल फॉर्म्ड एट P विद राइट एंड, ठीक है। और थीटा 1 क्या है, लेफ्ट एंड पे जो बनेगा, हमने उल्टा लिया था तो डायग्राम में चेंज कर लेना, जहां हमने अभी डेरिवेशन की थी, राइट एंड पे जब एलिमेंट लोगे, रिंग लोगे, तब एंगल थीटा 2 और लेफ्ट एंड वाले पे एंगल थीटा 1, चेंज कर लेना उसको थोड़ा, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। थीटा 1 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थीटा 1 लेफ्ट एंड पे जब आपकी रिंग जाएगी तब जो पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है इस लाइन के साथ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और थीटा 2 क्या है, राइट एंड पे जब रिंग जाए, मतलब एलिमेंट जाएगा, वो पी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है इसी लाइन के साथ, दोनों के दोनों एंगल सेम सेंस में आपके, ठीक है। सीधा वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से फील्ड, ठीक है। तो जब लेफ्ट एंड पे आप देखोगे तो बहुत दूर है वहां पे, तो ये टोटल एंगल लगभग कितना होगा आपका 180, तो थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री, थीटा 2 राइट एंड वाला एंगल तो बहुत दूरी पे है, तो ये एंगल कितना अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, आता है ना इतना मैथ। तो रिजल्ट डालो, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 विच इज कॉस 0 विच इज 1
माइनस साइन के साथ cos थीटा वन विच इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, माइनस भी आएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सो म्यू नॉट एन आई। तो आपको फाइनली ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस में यही रिजल्ट यूज होगा, क्योंकि फाइनाइट नहीं देता है जनरली, वो इनफाइनाइट ही आपको देता है। तो एक इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कर लोगे पक्का? चलो आगे बढ़े। चलो अब सेमी इनफाइनाइट कर लोगे, मतलब एक एंड पे फाइनाइट है और दूसरे एंड पे इनफाइनाइट, मान लो इस एंड पे इनफाइनाइट है और ये पी पॉइंट यहां पे आपका। ठीक है, तो बोलो थीटा वन इस एंड के साथ एंगल है ना, और ये एक्सिस आपका इस लाइन के साथ मेजर होगा, तो थीटा वन आपका कितना हो जाएगा 90। थीटा टू अप्रोक्सीमेटली आपका 0 डिग्री, ये थीटा टू ये थीटा वन। सो थीटा वन बोलो 90 डिग्री, थीटा टू 0 डिग्री, तो डालो। सो फील्ड एट P विल बी म्यू नॉट NI बाय 2 इनटू cos थीटा 2, मतलब राइट हैंड पे जब ये एंगल बनेगा विच इज 0, cos 0 1 माइनस cos थीटा 1 cos 90 0, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट NI बाय 2। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपको एक कॉमन रिजल्ट याद रखना है, उसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था बहुत साल पहले कि एक फाइनाइट सोलेनोइड है, ये आपका P पॉइंट है। ठीक, ये एंगल आपका दिया हुआ था 60 डिग्री और ये एंगल आपका दिया हुआ था 30 डिग्री। क्वेश्चन था P पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो हमको एक जनरल रिजल्ट हमको पता है, और उसमें थीटा वन थीटा टू क्या है, इसी लाइन के साथ सेम सेंस में जो एंगल बनेंगे। ठीक है, राइट हैंड पे बनेगा थीटा टू, लेफ्ट हैंड पे बनेगा थीटा वन, तो कितनी फील्ड होगी निकाल लोगे, म्यू नॉट NI बाय 2 इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो थीटा टू जब राइट हैंड पे होगा तब जो एंगल बनेगा इस लाइन के साथ, वो तो डायरेक्टली 30 दिया हुआ है, तो थीटा टू इज 30 डिग्री। थीटा वन इसी सेंस में जब लेफ्ट हैंड के साथ, मतलब ये वाला एंगल, तो ये कितना है 60, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 120। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब वैल्यू डाल दो, cos थीटा टू cos 30 विच इज √3/2 माइनस साइन के साथ cos थीटा वन विच इज cos 120 विच इज -हाफ। कर लोगे ना ये सब, तो ये आ जाएगा √3 + 1 म्यू नॉट NI बाय 4। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझो। ठीक है, सब हो जाएगा। ठीक है, चल अब इसमें एक और कंडीशन आती है, वो भी मैं बता ही देता हूं, और जनरली वो एडवांस वाले बच्चों को यूज में आती है। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं डायग्राम बना के ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हमारा एक सोलेनोइड है जिसमें कुछ ऐसा है, ठीक, तो रिजल्ट की अगर बात करें तो P पॉइंट पे अगर फील्ड मुझसे पूछी गई है और ये इस एंड पे एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, ये एक्सिस हो गया आपका, ये एंगल अगर थीटा टू है और ये एंगल अगर, दोनों एंगल सेम सेंस में ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये एंगल अगर थीटा वन है, सो फील्ड एट P इज गिवन बाय म्यू नॉट NI बाय 2 इनटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सिंपल सा रिजल्ट है और सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है। बस जो मैंने डेरिवेशन कराई थी उसमें थोड़ा चेंज कर लेना, ये मैंने थीटा 1 लिया था, ये थीटा 2 कर लो, ये थीटा 1, क्योंकि जनरली लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाते हैं हम, तो इसलिए ये थीटा 1 और ये थीटा 2, तो बस इसको चेंज कर लो, बाकी सब कुछ सही है आपका। ठीक है, हमने राइट से लेफ्ट चले गए थे, पर लेफ्ट से राइट जनरली जाया जाता है, तो ये चेंज कर लेना। ठीक है, नहीं भी करोगे तो माइनस साइन का फर्क आएगा एक, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है सर P पे फील्ड कितनी है, ये तो समझ में आया, P पे फील्ड होगी किधर, वो तो आपका सिंपल है, क्या ये ऐसे ऐसे टर्न्स है जिसमें करंट देखो कैसा जा रहा है पीछे और फिर ऐसा आगे, तो फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे तो इस साइड, मतलब ऐसा ऐसा इमेजिन करो, ये ऐसा है, ये ऐसी ऐसी रिंग्स हैं आपकी, समझ पा रहे हो, देखो ये ऐसा सिलेंडर है, इमेजिनेशन है इसमें और कुछ नहीं है, ये आपका ऐसा सिलेंडर है ऐसा।
ठीक, इसमें ऐसा आपने ऐसा टर्न्स किए हुए हैं, ये टर्न्स हैं आपके, ठीक है, वायर के। अब जब करंट आप देखो, जो आपने सेंस लिया वो कुछ ऐसी लिया है, ये पीछे से ऐसा और फिर आगे ऐसा आ रहा है, जो मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया था, पीछे और फिर आगे ऐसा आ रहा है। तो जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब इधर आएगा ना, तो पी पे फील्ड किधर होगी आपकी, इस तरफ। सो पी पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब बीपी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, हर जगह फील्ड की डायरेक्शन राइट में होगी। हाँ, पर मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, क्यों? θ1 θ2 की आपका वैल्यू बदल जाएगी जब आप पी पॉइंट को बदलोगे, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसमें आपको इनफाइनाइट पूछे तो सिंपल, इनफाइनाइट मतलब इस एंड पे इनफाइनाइट है, तो जब आप ये एंगल देखोगे θ2, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड? बोलो, इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए ज्योमेट्री समझ में आ रही है? θ2 लगभग कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली जब आप θ1 देखोगे तो ये देखो उस एंड पे इनफाइनाइट है, तो ऑलमोस्ट ये 0 होगा, तो पर आपको तो ये वाला लेना है ना, तो θ1 अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री। तो जब आप इस फॉर्मूले में डालोगे फील्ड एट पी, ये आ जाएगी म्यू नॉट NI। तो बच्चे बोलेंगे सर फिर ये तो θ1 θ2 सब पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, इनफाइनाइट में हमेशा यही आएगा, क्योंकि हर बार आपका एंगल 0 है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट। बिल्कुल। तो एक चीज याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इनफाइनाइट सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। एक इनफाइनाइट सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब पूरे सोलेनोइड में चाहे पॉइंट कहीं भी हो, आपकी फील्ड कितनी रहेगी? म्यू नॉट NI। डायरेक्शन किधर होगी? वो जैसे मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। करंट देखो किधर, मान लो सपोज करंट ऐसा होता, पीछे से ऐसा आ रहा है, मतलब ये ऐसा होता, ऐसा, तब आपकी किधर होती? लेफ्ट साइड। बस सिंपल सा है, बस इमेजिनेशन सीखो कि हमने कैसे किया, डेरिवेशन सीखो। समझ में आ गया? तो फाइनाइट के लिए भी अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इनफाइनाइट के लिए भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट पे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, नीट वालों में जनरली फाइनाइट पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, नीट वालों में आपका इनफाइनाइट पे ही क्वेश्चन आता है, सिमिलरली मेंस में भी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझो, कभी कभी आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है कि आपके पास एक जो सोलेनोइड है उसकी डायमेंशंस कुछ ऐसी है जिसमें R वेरी वेरी लेस देन L है। R मतलब ये इस L से बहुत छोटा है, समझ पा रहे हो? तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, अब ध्यान से सुनना। मान लो P पॉइंट यहां कहीं है, ठीक, और L आपका अच्छा खासा है एज कंपेयर टू R, ये आपका R हो जाएगा। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं वापस, ठीक। मान लो इस P पॉइंट का ये डिस्टेंस है कुछ x लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस होता है, सबको पता है, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि मान लो ये मैं एंगल थीटा लेता हूं, मान लो एग्जांपल के लिए, तो tan थीटा कितना होगा बोलो? क्या R/x? बिल्कुल। क्या R आपका क्वेश्चन में ही बहुत छोटा दिया इस लेंथ के कंपैरिजन में? समझ में आ रहा है? तो मतलब x भी आपका बहुत बड़ा होगा R के कंपैरिजन में, मतलब R आपका लगभग मिलीमीटर की रेंज का दिया हुआ है, ठीक है, और x आपका सेंटीमीटर की रेंज का दिया है। तो R/x जब करोगे वो आएगा कुछ 0.01 ऐसा कुछ, तो ठीक है। तो क्या ये एंगल बहुत छोटा आएगा? सो एज थीटा इज वेरी स्मॉल, सही है, तो थीटा बहुत छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हैं इसको? 0 डिग्री। क्यों? टेंजेंट थीटा बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी, 0.00 समथिंग, ठीक है, क्योंकि R बहुत छोटा है, इस ट्रांसवर्स लेंथ के कंपैरिजन में ये वाली रेडियस बहुत छोटी है आपकी, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो R बहुत छोटा है जब x है, तो tan थीटा R/x लिखोगे बहुत छोटी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0 वैल्यू आएगी है, तो एंगल भी कितना आएगा? 0 डिग्री। ये एंगल 0, पर मैं ये जो θ1 लेता हूं, ये वाला एंगल लेता हूं, तो θ1 अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, है ना। सिमिलरली θ2 उस एंड पे जो एंगल बनेगा ये कितना आएगा आपका? तो tan θ2 विल बी R अपॉन ये लेंथ, क्या फिर से वो लगभग 0, तो θ2 आपका 0 हो जाएगा। अरे आएगा। सो आपकी फील्ड कितनी आ जाएगी P पे? फील्ड विल बी म्यू नॉट NI/2 cos θ2 विच इज 1 माइनस cos θ1 विच इज -1, सो दिस इज म्यू नॉट NI/2, सॉरी इंटू 2, म्यू नॉट NI। सो बेसिकली अगर आपको कोई भी ऐसा सोलेनोइड दिया है जिसमें
आपकी ये जो रेडियस है टर्न्स की, ये बहुत छोटी है इस ट्रांसवर्स लेंथ के कंपैरिजन में, तो उसमें वही रिजल्ट आएंगे जो आपके एक इनफाइनाइट सोलेनोइड में आते हैं। मतलब अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, किसी भी पॉइंट पे। अब आधे बोलेंगे सर ये पी पॉइंट यहां हुआ या यहां हुआ या यहां हुआ, क्या फील्ड चेंज हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप फिर से ज्योमेट्री लगाओगे, क्योंकि आर अभी भी इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट ये एंगल अभी भी जीरो आएगा, पर मुझे तो θ1 उस साइड से एंगल लेना है ना, उसके साथ जो बन रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 180 आ जाएगा, और θ2 वो जीरो ही रहेगा। तब फिर से सोल्व करोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई। सो इन एनी सोलेनॉइड इन विच द रेडियस ऑफ ईच टर्न इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, देन the result of the magnetic field at any point, at any inside point, is given by mu naught into n into I, where n is number of turns per unit length। पूरा लेक्चर आज इस पे चला गया, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, कोई समस्या? अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि एक सोलेनोइड में जिसकी टर्न्स की रेडियस बहुत कम है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स लेंथ, उसमें एंड पे जो फील्ड है और जो मिडल पे फील्ड है उनमें क्या रिलेशन है? क्या एंड पे जो फील्ड है वो मिडल की फील्ड के इक्वल है? मैंने अभी अभी एक चीज बोली, हर एक पॉइंट पे फील्ड सेम होगी, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई, पर क्या एंड पे भी वही होगी? चेक करना। तो एंड पे फील्ड कितनी होगी इस केस में? ये एंड आपका पी पॉइंट, इस लाइन के साथ एंगल मेजर होंगे, तो θ1 अभी भी कितना है, 90 डिग्री, देखो ना, और θ2 ये वाला एंगल होगा, सो θ2 विल बी r अपॉन ये लेंथ, और r बहुत छोटा है इस लेंथ के कंपैरिजन में, तो टेंजेंट θ2 अप्रोक्सीमेटली 0, तो θ2 अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री। तो फील्ड कितनी आ जाएगी इस केस में, म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos θ1 विच इज 1 माइनस cos 90 विच इज 0, सो दिस इज म्यू नॉट एन आई बाय 2। सो रिजल्ट क्या है? सो मैग्नेटिक फील्ड एट द end is equal to half of magnetic field at any point inside the solenoid। समझ में आ गया? तो सिर्फ एंड पे आपकी फील्ड जाके एकदम से आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाय 2, बस। इसके अलावा थोड़ा सा भी आगे जाओगे, यहां 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 कहीं भी, और फिर से एंड आएगा, फिर से फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाय 2। पर एंड से लेके एंड के बीच में कहीं भी देखोगे फील्ड, तो दैट फील्ड विल बी म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज थोड़ा सा ध्यान से देखना वापस से, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को परेशानी होने वाली है, और सोलेनॉइड में होती भी है, पर हाँ, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं। बस एक चीज समझो कि इस लाइन से एंगल मेजर होंगे, दोनों एंगल सेम साइड पे हमने लिए हैं, ठीक है, उसमें हमने अलग साइड पे लिए थे, इस लाइन से एक साइड, दूसरी साइड θ1 θ2 वायर के केस में, एक स्ट्रेट वायर के केस में। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसी लाइन से मेजर कर रहे हैं, और राइट एंड पे जब एंगल बन रहा है उसको θ2 मान रहे हैं, और लेफ्ट एंड पे जब एंगल बन रहा है उसको θ1 मान रहे हैं, बस। और फाइनल रिजल्ट याद रखो, म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos θ2 माइनस cos θ1। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, कर लोगे? चलो, तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। अब इस पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अच्छे से कर लेना। चलो, अभी भी हमारे पास है 9-10 मिनट, तो अब स्टार्ट करते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो चीज हमने बॉयड-सैवर्ट से डिराइव किया, बॉयड-सैवर्ट आपका खत्म, जो चीज हमने बॉयड-सैवर्ट से डिराइव की हैं, जितनी भी फील्ड्स, वो सब हम डिराइव करेंगे किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से, ठीक है। चलो, क्या बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ, अब ध्यान से समझना, थोड़ा आज इंट्रो ही हो पाएगा, कल खत्म हो जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या बोलता है। सपोज हमारे पास कुछ वायर्स है करंट कैरिंग रीजन में, इस रीजन में, ठीक है, कैसी प्लेस्ड है, कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये I1 करंट है, सपोज दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, करंट कैसा है, अंदर और ये बाहर, ठीक। अच्छा, अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो ये लगभग वैसा ही है जैसा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ था, ठीक है, याद करो। गॉस लॉ में हम क्या करते थे, सरफेस मानते थे, गॉसियन सरफेस, स्फीयर, सिलेंडर, याद आया। उस गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या रिजल्ट यूज करते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेयर क्यू एनक्लोज क्या था, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है, रीजन में
कितना भी चार्ज उससे मतलब नहीं है, गॉसियन के अंदर जो चार्ज होगा वो। पर ये जो ई वेक्टर था एलएचएस में, ये सबकी वजह से आता था आपका, अगर आपको याद हो। लगभग कुछ सेम चीजें यहां पे होंगी, लगभग आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं दोनों को, गॉस लॉ को और एम्पियर सर्किटल लॉ को। अब यहां से चीजें आसान हो जाएगी। अब यहां से लेके जो हम आगे पढ़ेंगे लगभग वो सबको आ जाएगा, वो एकदम आसान पोर्शन है, ठीक है। मतलब जितना मैग्नेटिज्म में मुश्किल पोर्शन था वो लगभग ये सोलेनॉइड वगैरह ही, ये समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। अब एकदम छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें, अब मजे आएंगे आपको, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा गॉस लॉ से रिलेट करना कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे पहली चीज तो आपको लगाना है एक लूप के लिए, वो हम लगाते थे एक सरफेस के लिए, ये हम लगाएंगे एक लूप के लिए। तब अब सवाल उठता है सर लूप और सरफेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्फीयर जो है वो एक सरफेस है आपका, ठीक। सिलेंडर जो है वो एक सरफेस आपका, पर सर्कल जो है वो एक लूप है आपका, रेक्टेंगल जो है वो एक लूप है आपका, स्क्वायर जो है वो एक लूप है आपका। लूप मतलब ये जो लेंथ है आपकी, मतलब समझ में आ रहा है। सरफेस में हम क्या लेते हैं, एरिया, याद आया आपको, ई डॉट डी एस लिखते थे। पर लूप में हम क्या लेंगे, इस लूप की लेंथ। अगर रेक्टेंगल है तो 2l प्लस 2b, स्क्वायर है तो 4l, सर्कल है तो 2πr। ये डिफरेंस है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ में और गॉस लॉ में। एम्पियर सर्किटल लॉ में हमको एक लूप लेना है, ठीक है, और गॉस लॉ में हम एक सरफेस लेते थे, ठीक है। तो लूप का एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो सर्कल इज अ लूप, रेक्टेंगल, और ऑलमोस्ट हम यही दो यूज करेंगे, और स्क्वायर, ठीक। अब क्या बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ, वो ध्यान से देखो, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपका क्या बोलता है, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज आपको एक लूप कंसीडर करना है, जैसे वहां पे आप एक सरफेस कंसीडर करते थे, सुनना। तो सपोज आपने ये एक लूप कंसीडर किया, ये वाला, कौन सा लें, चलो ये ले लेते, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस लूप पे कोई भी पॉइंट लेता हूं, कोई भी अपने मन से, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया ए। अब मुझे बताओ इस ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस किस की वजह से होगी, क्या सबकी वजह से, मतलब इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, कितनी, सबकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 2πd, क्योंकि सब इनफाइनाइट है आपकी, और इनफाइनाइट की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2πd। डी सबका अलग अलग हो जाएगा, इसके लिए डी ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, और किधर होगी डायरेक्शन, क्योंकि आपका डीएल तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली फील्ड प्लेन के अंदर आएगी, और कैसी आएगी, आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो सपोज मैं I1 की बात करूं, I1 के लिए ये होगा आर वेक्टर, तो फील्ड किधर होगी, या तो उधर या इधर, आता है ना निकालना, वो आएगी नीचे की तरफ, ठीक। पर ये मेरा अभी ये एम नहीं है कि फील्ड होगी किधर, एम मेरा ये है कि मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं इस लूप को लेके, सर्कल मैंने लिया, इस लूप पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, ये एक लूप है आपका, इस लूप पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, यहां 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 कहीं भी, क्या उस पे जो फील्ड होगी वो सबकी वजह से होगी, बिल्कुल। पर इस लूप में जो एनक्लोज्ड चार्ज है, मतलब इस लूप के अंदर जो चार्जेस हैं आपके, उसमें I1 आएगा क्या, नहीं, सिर्फ आएगा I2, I3, I4, I5। समझ में आ गया सबको, पक्का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की वो क्या है, इक्वेशन क्या है, वो क्या बोलता है, सुनना आप ध्यान से, लगभग गॉस लॉ की जैसी है। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, वहां पे डी एस था क्योंकि वहां पे हम सरफेस लेते थे जिसका हम एरिया देखते थे, पर यहां पे हम लूप ले रहे हैं और लूप का एरिया नहीं, उसकी लेंथ, और बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, लगभग वही है, बस वहां पे क्या था, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या है, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। बी इज बेसिकली नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो सबकी वजह से होगी, बिल्कुल, ड्यू टू ऑल द करंट्स, सब करंट की वजह से, चाहे वो लूप के अंदर गिरे चाहे वो लूप के बाहर हो, ड्यू टू ऑल द करंट्स, ठीक है। आई एनक्लोज सिर्फ कौन सा होगा, करंट एनक्लोज्ड इन द लूप, जैसे वहां पे भी यही था, याद करो, एलएचएस में जो ई आती थी वो सबकी वजह से फील्ड आती थी, पर आरएचएस में जो क्यू एनक्लोज था वो सिर्फ सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा वो आता था। क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसके, अगर आपने एग्जामिनेशन में ध्यान से नोटिस किया होगा, सेम चीज यहां पे है। और ये गोले का मतलब क्या होता है पता है ना, ये आपको इंडिकेट करता है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज्ड लूप में कर रहे हैं,
ठीक है, वहां पे भी गोला बनाया था मैंने, याद करो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, वहां पे सर्कल, वो क्या बोल रहा था, हमारा क्लोज सरफेस में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, अभी खत्म नहीं हुई। सो बी डॉट डी एल वेयर बी इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, अगर आप इस लूप पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, ए यहां 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 कहीं भी पॉइंट लेते हैं, उस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बी बताएगा। समझ रहे हो, इसका एप्लीकेशन अभी कल स्टार्ट करेंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ ऐसे लगाना है एम्पियर लॉ। डीएल क्या है, ये जो छोटी सी लेंथ हम लेंगे उस पे क्या लेते थे हम, याद करो, एक छोटा सा एरिया लेते थे, उस एरिया पे हम देखते थे ई वेक्टर की डायरेक्शन, तो ई डॉट डी एस या तो ई डी एस आपस में पैरेलल होने चाहिए या परपेंडिकुलर होने चाहिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर कुछ एंगल बना उनमें तो वो करना आपका मुश्किल हो जाता है, मैंने वहां पे लिखवाया भी था। सेम चीज यहाँ पे है, बी और डीएल। अब डीएल लेना कैसे है, अब वो ध्यान से समझो, देखो अब ध्यान से, जैसी आपने लूप लिया, मैं यहां वापस बना रहा हूं, ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट, लगाना कैसे वो मैं वो समझा रहा हूं। ये I4, दिस इज I5, दिस इज I2, दिस इज I3। अब समझो बहुत ध्यान से, सबसे पहला काम है आपको एक लूप लेना, चलो ले लिया मैंने। अब लूप लेके आपको उस लूप की डायरेक्शन खुद से माननी है, खुद से डायरेक्शन, या तो ये, या मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूं ताकि कल जब हम यूज करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि क्या है, या तो ये मान लो या ये मान लो, वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सी डायरेक्शन मानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कंसीडर द लूप, और फिर कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ लूप। अब वो लूप की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब बोलेंगे सर ये क्यों करना, ये इसलिए करना ताकि आप डीएल वेक्टर की डायरेक्शन देख पाओ, समझ पा रहे हो। अब जैसे आपने मान लो आपने ये लिया, किसी बच्चे ने ये लिया, तो सबका दोनों का डीएल अलग अलग हो जाएगा ना। सपोज आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया इसके ऊपर, ये लूप के ऊपर, तो यही तो होगा छोटी सी लेंथ डीएल, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर, जो आपने डायरेक्शन मानी है ये। पर जिस बच्चे ने ऐसा माना होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये छोटा सा टुकड़ा, उसके लिए डीएल वेक्टर ये हो जाएगा। ये यहां तक समझ में आया। हाँ, तो सबसे पहला काम है लूप की डायरेक्शन आपको खुद से माननी है। कोई बच्चा ऐसे भी मान सकता है, कोई ऐसे भी, वो आपकी इच्छा है। तो आधे बोलेंगे सर इसमें तो फिर उल्टा हो जाएगा, डीएल वेक्टर इधर, चलो बी वेक्टर हम कल देखेंगे कि सबके लिए बी वेक्टर किधर है। और जनरली बी और डीएल या तो पैरेलल होंगे आपके, या एंटी पैरेलल होंगे, या परपेंडिकुलर होंगे। यही तीन केस पॉसिबल है जो हमने गॉस लॉ में भी पढ़े थे। अगर कुछ एंगल बन रहा होगा तब उसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है। मतलब ये सिमेट्रिक सिस्टम के लिए आपका वैलिड है, जैसे गॉस लॉ सिमेट्रिक के लिए वैलिड होता था। अगर असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई इधर है कोई उधर है, ई अजीब सा आ रहा है आपका सरफेस पे, डीएस अलग आ रहा है, कोई एंगल बन रहा है दोनों में, तब इंटीग्रेशन नहीं होता है हमका। अगर आपने डेरिवेशन वहां पे देखी होंगी, वापिस जाके देखना, हमने जितनी भी डेरिवेशन की थी सब में ई और डीएस में एंगल या तो 0 था या 90 डिग्री था। सेम सिचुएशन यहां पे भी है। वो कल देखेंगे कि बी किधर आएगा। पर आधों के मन में डाउट आ सकता है, सर जब मैं ये सेंस लूंगा लूप की तब डीएल तो ऐसा आएगा, क्योंकि सेंस आपने ली है तो डीएल ऐसा। अगर आप यहां एलिमेंट लोगे तब डीएल ऐसा, क्योंकि ऐसा लिया है ना सेंस आपने, तो ऐसा। और यहां लोगे तब ऐसा, ठीक। पर जिस बच्चे ने ऐसी सेंस ली उसके लिए तो डीएल ऐसा हो गया, या यहां मानेगा वो तो उसके लिए ऐसा हो गया डीएल, तो ये तो उल्टा हो गया एकदम। तो क्या आंसर उल्टे आएंगे हमारे, नहीं। अब उसमें जो चेंज हो जाएगा वो आई अनक्लोज्ड चेंज हो जाएगा दोनों बच्चों के लिए। कैसे चेंज होगा, आप ध्यान से सुनना, सुनना बहुत ध्यान से। सपोज जिस बच्चे ने ये सेंस मानी है, ये एक ही पॉइंट पकड़ते हैं हम, ए, यहां पे ए, दोनों केसेस में। तो मान लो बी वेक्टर ए पे कुछ ऐसा है, ऐसी एग्जांपल के लिए, तो बी और डीएल में एंगल मान लो कितना है, थीटा। तो जो स्टूडेंट 1 है उसके लिए बी और डीएल में एंगल कितना है आपका, थीटा। कोई समस्या। जो स्टूडेंट 2 है, पर ए पे फील्ड तो अभी भी ऐसी होगी ना, नेट फील्ड ए पे डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी, जो यहां पे डायरेक्शन है वो यहां पे होगी। तो जो स्टूडेंट 2 है उसके लिए बी और डीएल में एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि उसने सेंस उल्टी लिया है तो उसके लिए डीएल ऐसा और बी ऐसा, और मैंने थीटा कौन सा एंगल लिया था, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो उनको एक चीज दिख रही होगी कि स्टूडेंट 1 के लिए बी और डीएल का जो इंटीग्रेशन करोगे वो हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। पर स्टूडेंट 2 जब करेगा, क्योंकि बी तो दोनों केसेस में ऐसे ही होगा ना, ए पे नेट फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, पूरे सिस्टम की वजह से जो फील्ड यहां पे होगी डायरेक्शन, वही तो यहां पे भी होगी, है ना। तो जब मैं यहां पे थीटा एंगल ले रहा हूं तो स्टूडेंट 2 के लिए वो एंगल 180 माइनस थीटा बन जाएगा। तो दोनों कंफ्यूज होंगे कि स्टूडेंट 1 के लिए ये आएगा बी डीएल कोस थीटा, और स्टूडेंट 2 के लिए आएगा बी डीएल कोस 180 माइनस थीटा, विच विल बी माइनस बी डीएल कोस थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट 1 के लिए एलएचएस बन जाएगी बी डीएल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज। स्टूडेंट 2 के लिए बन जाएगी
माइनस बी डी एल कॉस थीटा। ये माइनस क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट 2 के लिए बी डी एल में एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब मैं समझा रहा हूं कि आप डायरेक्शन कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि सर मैंने क्लॉकवाइज सेंस ले ली, किसी ने एंटी क्लॉकवाइज ले ली तो क्या आंसर गलत आएगा? नहीं, दोनों का सेम आएगा। अब आरएचएस में भी डिफरेंस आएगा। कैसे? अब सुनना। जो स्टूडेंट 1 जिसने ये वाली सेंस ली है, कौन सी सेंस है ये आपकी? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस जिसने ली है, अब उसको आई एनक्लोज्ड कैसे लिखना है वो ध्यान से सुनना। अब आधे बच्चे क्या सोचेंगे, सर लूप में तो कितना करंट है वो तो मुझे पता ही है, i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5। नहीं, सब प्लस नहीं है, क्योंकि कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है। अब कौन सा प्लस लेना, कौन सा माइनस, वो ध्यान से सुनना। आपने जो एक बार लूप की डायरेक्शन ले ली, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर आ रहा है? बाहर। तो जो बाहर के करंट होंगे वो आपको पॉजिटिव लेने हैं। फिंगर्स कर्ल किया, थंब बाहर, तो बाहर के करंट को पॉजिटिव लो। बाहर का करंट कौन कौन है? i3 और i4। और अंदर का कौन है? उसको नेगेटिव लो, i2 और i5। तो स्टूडेंट 1 के लिए आरएचएस कुछ ऐसी हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। और आई एनक्लोज्ड वो क्या लिखेगा? i3 प्लस i4 माइनस i2 माइनस i5। i2 i5 माइनस में क्यों? क्योंकि वो अंदर की तरफ है। और बाहर वाले प्लस क्यों लिए? क्योंकि आपने लूप की सेंस ही वही मानी है। अब लूप की सेंस लेके आपको साइन कैसे डिसाइड करने करंट के, वो समझ में आ गया। सिंपली फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपको जो डायरेक्शन बता रहा है उस डायरेक्शन के करंट आपको पॉजिटिव लेने हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के करंट आपको नेगेटिव लेने हैं। कल डिटेल में आपको समझ में आएगा, अभी आज सिर्फ इंट्रो है। ठीक, अब स्टूडेंट 2 की बात करते हैं। उसने क्लॉकवाइज सेंस में लिया था, तो क्लॉकवाइज में जब वो लेगा तो थंब किधर आएगा? अंदर की तरफ। तो उसको अंदर के करंट पॉजिटिव लेने हैं, मतलब i2 और i5, और बाहर का नेगेटिव लेना है, i3 और i4। तो i2 i5 उसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। सो म्यू नॉट इंटू i2 प्लस i5 माइनस i3 माइनस i4। अब एक चीज देखो, ये माइनस अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या दोनों सेम है? बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैंने यहां से समझा दिया कि आपको कोई एक ही लूप लो। ठीक है, सर्कुलर लूप लिया, कोई एक सेंस लो, उसके अकॉर्डिंग आई एनक्लोज्ड का साइन डिसाइड करो कि कौन सा करंट पॉजिटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव। आई एनक्लोज्ड लिखो आरएचएस में, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बी डॉट डीएल में एंगल पता करना है। जैसी आपने सेंस ली, कोई एक छोटा सा टुकड़ा लो, डीएल वेक्टर आपको मिल जाएगा। बी किधर होगा? अब ये तो आप सीख ही चुके हैं बॉयड सावर्ट्स लॉ से। किसी भी सिस्टम के लिए किसी भी करंट आपको सिस्टम में दिया है, उसके लिए बी वेक्टर किधर होगा किसी भी पॉइंट पे, ये तो अब आता है ना आपको। तो उस पॉइंट पे आप लूप ले लो, वहीं पे आप एक डीएल ले लो, और वहां पे आपको बी पहले से ही पता है, पिछले 4 लेक्चर में हम यही सीखते आ रहे हैं कि बी वेक्टर होगा किधर। ठीक है, और आप देखना बी और डीएल में या तो एंगल 0 बनेगा लगभग हर केस में, या 90 डिग्री बनेगा। इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं आपका। अगर कोई आया तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ सिमेट्रिक के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से कर लो। थोड़ा लेंदी हो गया आज, ठीक है, क्योंकि कल छोटा था। तो यहां तक कोई भी समस्या उसको पूछो, क्योंकि इसके बाद चैप्टर मुश्किल नहीं है। कल एम्पियर लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, परसों से स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मतलब एक सेक्शन हमारा खत्म, दूसरा सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा। तो यहां तक अच्छे से सब कुछ कर लो। बॉयड सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, और आज जो सोलेनॉइड पढ़ा उसकी फील्ड कैसे देखी हमने, और एम्पियर सर्किटल लॉ का जो आज इंट्रो देखा वो कैसे। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं। चलो।